बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 15। आज हम डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। तो ऐसी मोटर जो डायरेक्ट करंट पे चलती हो उसको हम डीसी मोटर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वो इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। इससे पहले आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखते हैं तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स लगती है। तो ये वही फोर्स है जो इस मोटर के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो हम ये डिटेल से देखेंगे कि वो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। इसको पढ़ लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल को। ये पेपर में अलहदा से भी बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। When a current carrying coil is placed inside some magnetic field, a force acts on it due to the interaction between magnetic field of coil and external magnetic field। इससे कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इसमें परमानेंट मैग्नेट होता है। ये हमारे पास एक यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इनविजिबल होती है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्ट होती है। इसके बीच में आपको फ़िलहाल तो एक ही लूप नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसको समझना है, इसलिए हमने इसको आसान रखा हुआ है। अलबत्ता ये एक ही लूप नहीं होता, ये बहुत सारे लूप होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ़ लूप्स होते हैं उसको बोलते हैं आर्मेचर। ये जो आर्मेचर है ये फर्दर कनेक्टेड होता है स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग को अभी हम एंड पे डिटेल से देखेंगे कि इसका क्या काम होता है। आप ये समझ लें बोतल का एक कैप है, हमने उसको बीच में से कट कर दिया। एक स्प्लिट रिंग लेफ़्ट साइड पे लगा दिया, एक स्प्लिट रिंग हमने राइट साइड पे लगा दिया। ये जो हमारे पास लूप है इसको हमने डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, लूप पी क्यू, साइड पी क्यू एंड साइड आर एस। और इसके साथ हमारे साथ बैटरी भी लगी होती है। अच्छा, स्प्लिट रिंग के बाहर लगे होते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश स्प्लिट रिंग के साथ जुड़े हुए नहीं होते, सिर्फ टच हो रहे होते हैं। होता यूँ है कि स्प्लिट रिंग के पास इलेक्ट्रिसिटी आती है कार्बन ब्रशेस के ज़रिए और कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं फर्दर बैटरी के साथ। तो अगर यहाँ पे कोई लोहे की चीज़ लगाते हैं तो ये जो कार्बन ब्रशेज हैं ये बहुत जल्दी घिस कर ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ये जो ब्रशेज हैं कार्बन के बनाए जाते हैं, इसमें ग्रेफाइट भी शामिल की जाती है। तो सवाल अगर डीसी मोटर का आएगा तो आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगी और ये सारी बातें जो मैंने लिखी हैं ऊपर ये आपको लिखना पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स जो मैं टॉपिक ये इस तरह लिखता हूँ ये उसकी वजह यही होती है कि आपको पता चले कि आपने पेपर में क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है और कॉन्सेप्ट को मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। ओके जी, अब हम बात करते हैं डीसी मोटर की वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे मुश्किल बात है इस टॉपिक की। ये हमारे पास साइड है पी क्यू। ये लिखाई थोड़ी मेरी सी अच्छी नहीं है तो इसको आपने बस समझने के लिए हद तक रखना है। ये हमारे पास एंड पी क्यू है और ये हमारे पास एंड है आर एस। अब इससे पहले कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँ आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम देखेंगे कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स किधर को है और इसके ऊपर लगने वाली फोर्स किस तरफ को है। ओके जी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि फोर फिंगर पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लें जी, ये फोर फिंगर है फील्ड की डायरेक्शन में, एफ एफ एफ, फोर फिंगर फील्ड। मिडल फिंगर पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लूप पी क्यू में देखें जो मिडल फिंगर है वो डाउनवर्ड जाएगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो आपके पास करंट है उसके डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ये जो थंब है यहाँ पे क्या होगा, ये जो इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये बाहर को आएगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एंड पी क्यू पे जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी या अपवर्ड होगी या आउटवर्ड भी कह सकते हैं इसको। तो इस एंड पे जो फोर्स लग रही है वो आउटवर्ड है, मतलब ये एंड ऊपर उठेगा। अब हम देखते हैं कि इस एंड पे कौन सी फोर्स लग रही है। जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन कितनी है। अगेन फोर फिंगर फील्ड। अब यहाँ पे देखो कि जो लूप आर एस है इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आर एस से करंट की डायरेक्शन मिडल फिंगर अपवर्ड। तो थंब कहाँ चला जाएगा? इनसाइड दी प्लेन। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, अगर ये फोर्स अपवर्ड है तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? डाउनवर्ड या इनवर्ड फोर्स। कहने का मतलब ये है कि ये साइड ऊपर को मूव करेगी और ये साइड नीचे को मूव करेगी। अगर आप फिगर में देखें गौर से तो ये हमारे पास जो लूप है ये इस तरह से मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स इससे पहले एक टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया इन लेक्चर्स में,
वो मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो यहाँ पे कवर हो जाता है, तो वो टॉपिक वैसे कवर हो चुका है कि पी क्यू पे लगने वाली फोर्स अपवर्ड है, आर एस पे लगने वाली फोर्स डाउनवर्ड है। ये बात हमें किसने बताई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने। अच्छा, आप देखोगे जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस किसी चीज़ पे लगती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? कपल। तो ये जो हमारे पास कॉइल है इसके ऊपर क्या एक्ट हुआ है? अभी अभी कपल एक्ट हुआ है। जो लास्ट टॉपिक है वो तो इतना ही था, लेकिन हम लास्ट टॉपिक नहीं पढ़े, हम पढ़े हैं डीसी मोटर। अच्छा, होता क्या है? अब ज़रा आपने बात को बहुत गौर से देखना है। फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास जो स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग है एक्स और ये स्प्लिट रिंग है वाई। अब होता कुछ यूँ है कि जब ये वाली साइड पी क्यू इधर आ जाती है और ये वाली साइड आर एस उधर चली जाती है, तो ये जो स्प्लिट रिंग जिसको मैंने एक्स बोला है और ये जो स्प्लिट रिंग जिसको मैंने वाई बोला है, ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। मतलब y की जगह x चला जाता है और x की जगह पे y आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं। उससे होता क्या? मैं आपको अगली फिगर में ले जाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ। आर एस इधर आ गई है और पी क्यू उधर चला गया, तो होता ये है कि पी क्यू जिसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी उधर चली जाएगी, उसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि पी क्यू के साथ जो स्प्लिट रिंग एक्स है वो वाई की जगह पे आ जाएगा, और आर एस जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है वो उधर चला जाएगा, इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। वो कैसे भाई? क्योंकि वाई किसकी जगह पे चला गया? एक्स की जगह पे। आप देखो कि बैटरी मूव नहीं कर रही, अलबत्ता स्प्लिट रिंग एक्स ने स्प्लिट रिंग वाई को रिप्लेस कर दिया है, इस वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसको हम नई फिगर में समझते हैं। ये मैंने सारी बात बोल दी है। ये हमारे पास आर एस है, ये क्योंकि 180 डिग्री रोटेट की है हमारी कॉइल, ये रोटेट होके उधर आ गई, और ये हमारे पास पी क्यू है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन, स्प्लिट रिंग का फंक्शन ये है कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। क्यों इन्वर्ट करते हैं? ताकि कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट करती रहे। अब आप मुझे आपको ज़्यादा यहाँ पर डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पहले वाला टॉपिक है कि ये 4 फिंगर फील्ड, मिडल फिंगर नीचे करंट, तो थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, पेज के बाहर होगी। इस पे फोर्स लग रही है अपवर्ड या आउटवर्ड। इस पे आ जाएं पी क्यू पे, आर एस पे इस पर फोर्स अपवर्ड है क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। रिवर्स क्यों हो गई है? क्योंकि स्प्लिट रिंग एक्स ने स्प्लिट रिंग वाई को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे देखें, इस वक्त पी क्यू पे लगने वाली फोर्स, पहले हम फील्ड को देखते हैं। 4 फिंगर फील्ड, मिडल फिंगर अपवर्ड, थंब कहाँ चला जाएगा? इनवर्ड, पेज के अंदर की तरफ। तो अभी भी आप देखो कि जो फोर्स लग रही है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर स्प्लिट रिंग हमारे पास ना होता, हम इसको फिर से देखते हैं, तो ये रिप्लेस ना करता और ये कॉइल रोटेट ना करती, बल्कि पहले फॉरवर्ड मूव करती और फिर बैकवर्ड आ जाती, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो यही लगा रहना था। लेकिन क्योंकि हमने इसको मूव करवाना था एक ही डायरेक्शन में, तो हमने क्या यूज़ किया? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन बोर्ड में बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। स्प्लिट रिंग्स आर द 2 हाफ्स ऑफ अ रिंग। इनका फंक्शन भी लिख लें। दे आर यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल इन ऑर्डर टू कीप द कॉइल रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन। तो ये डेफिनेशन है स्प्लिट रिंग्स की, ये आप लिख लें क्योंकि पेपर में बहुत दफ़ा आई हुई है, और जो पीछे मैंने फिगर बनाई हुई थी स्प्लिट रिंग की वो आपने बनानी है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात जो यहाँ पे लेक्चर में नहीं है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें ये तो इस वक्त जो हमारे पास कॉइल है उसमें से जो फील्ड पास कर रही है वो मैक्सिमम है। फ़र्ज़ करें कॉइल की कंडीशन ऐसे है कि इसके अंदर से कोई फील्ड पास नहीं कर रही, मतलब कुछ फील्ड ऊपर से पास कर रही है और कुछ फील्ड नीचे से पास कर रही है, तो लेकिन क्या आपकी कॉइल रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे केस में जब कोई मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर से पास ना कर रही हो बल्कि कॉइल के ऊपर से गुजर जाए, ऐसे केस में जो कॉइल है रोटेट करती रहती है, लेकिन ये जो रोटेशन होती है इस मोमेंट में ये होती है टॉर्क की वजह से। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ये बुक में तो नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल्स आर जीरो, देन स्टिल द कॉइल इज मूविंग ड्यू टू द टॉर्क। जो उसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क या जो उसके अंदर जिसको आप कह सकते हो इनर्शिया है, ज़्यादा बेटर वर्ड रीस्टोरिंग टॉर्क की जगह इनर्शिया है, तो वो इनर्शिया की वजह से मूव करती रहती है। तो
अब हम ज़रा यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो इसका हिस्सा है। सबसे पहली बात तो ये कि आर्मेचर क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कॉइल की जगह बहुत सारे लूप्स हों तो उसे कॉइल नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, आर्मेचर। और जब आप बच्चे थे तो आपने छोटी मोटर्स खिलौनों में जो होती हैं वो खोली होंगी। वो जिन चीज़ के ऊपर वो तो वायर बंधी होती है, वो गोल्डन वायर उसको बंधी होती है, उसको आर्मेचर कहते हैं। और जिस चीज़ के ऊपर बंधी होती है उसे शैफ्ट या एक्सल बोलते हैं। अच्छा, अब ऐसे होता है कि कुछ मोटर्स में एक तो ये अंदर वाली कॉइल भी कॉइल ही होती है और बाहर मैग्नेट नहीं होते, बल्कि बाहर वाले साइड पे भी, आउटर साइड पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। मतलब आपने उसको इधर भी इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है और आउटर साइड पे भी इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है। इससे ये होता है कि दोनों मैग्नेटिज्म आप खुद कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी मोटर के अंदर वाली कॉइल भी कॉइल है और बाहर वाली कॉइल भी कॉइल है, मैग्नेट नहीं है, तो ऐसे मैग्नेट को हम कहते हैं फील्ड कॉइल। इन डीसी मोटर इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्लेस्ड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट देन दे आर कॉल्ड फील्ड कॉइल। डियर स्टूडेंट्स, पेपर में अक्सर ये शॉर्ट सवाल क्वेश्चन आता है कि जो डीसी मोटर है इसकी स्पीड किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। असल में फैक्टर एक ही है और वो है मैग्नेटिक फील्ड, मगर वो फैक्टर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 पे नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। अगर ये नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल बढ़ा दोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। करंट इन द कॉइल, ऑब्वियसली करंट बढ़ाओ, करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और इनडायरेक्टली स्पीड बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बाहर वाले मैग्नेट हैं, ये कोई स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लगा लो या कोई एडवांस मैग्नेट लगा लो, अगेन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या उसका टॉर्क बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कॉइल, ये जो कॉइल आपने यहाँ बांधी हुई है या इसके ऊपर रखी हुई है, इसका एरिया आप बढ़ाओ। उस एरिया बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से अगेन फोर्स बढ़ जाएगी और उसका टॉर्क बढ़ जाएगा। So dear students, thank you very much for watching this lecture. Please do not forget to like and share this video and subscribe my channel for more useful videos.